इजराइल के हमलों से इस समय अगर हम बात करें तो ईरान में इस समय हड़कंप मचा हुआ है। तेहरान की सड़कों पर लोग तेहरान को छोड़कर भागते हुए नजर आ रहे हैं। एक लंबी कतार, अभी मैं विजुअल्स देख रहा था, लंबी कतार लोगों की पेट्रोल पंप पर है ताकि जल्द से जल्द तेहरान को छोड़ें। कर्नल मनोज कुमार, इजराइल पर हमले तो ईरान कर रहा है, लेकिन ईरान के लोगों में पैनिक बहुत ज्यादा है, शहर छोड़कर भाग रहे हैं। देखिए जिस प्रकार की तैयारी इजराइल में है, बंकर्स हैं, छुपने की जगह है हर शहरों में, उस प्रकार की तैयारी ईरान में नहीं है। और उसके अलावा यहाँ पॉपुलेशन भी बहुत घनी है, घनी आबादी है ईरान में। तो ये वाजिब बात है, जहाँ पे अटैक्स हो रहे हैं वहां से जनता दूर जाने की कोशिश करती है। लेकिन आपको भी ध्यान रहे कि जिस प्रकार के हमले ईरान ने वहां पर किए हैं, हाइफा में और तेल अवीव में, वहां भी स्थिति बहुत विध्वंसक घातक बन चुकी है। और वहां वहां भी जनता में अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है। मैं नहीं मानता कि इजराइल ने इतना सोचा होगा कि इस प्रकार की जवाबी कार्रवाई ईरान कर पाने में सक्षम होगा। जहां तक एयर डिफेंस, आयरन डोम और इसकी बात है, देखिए अभी खबरें आई हैं कि यूक्रेन से अमेरिका ने आयरन डोम हटा के उसको इधर लाने की कोशिश की है इजराइल की तरफ। लगातार अमेरिका से इजराइल में असला और सामान आ रहा है, मिलिट्री जी, जो डिफेंस इक्विपमेंट्स आ रहे हैं। तो इन सब को देखते हुए लगता है कि ये जो लड़ाई है आगे चलेगी, बढ़ेगी। आप ये भी ध्यान रहे कि इस वक्त भारत बहुत ही वो क्या बोलते हैं, एक धागे पर चल रहा है, एकदम लकीर पर चल रहा है, क्योंकि उसको दोनों तरफ ईरान से भी संबंध अच्छे रखने हैं और उधर इजराइल के साथ उसके संबंध ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं। आपको ध्यान हो, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अभी युद्ध छिड़ा था, उसमें खुले तौर पर इजराइल भारत के साथ था, लेकिन उसके लिए आसान था कि पाकिस्तान को छोड़ के भारत के साथ दे। लेकिन इस वक्त भारत के लिए बहुत मुश्किल घड़ी है। आपको ध्यान दिलाऊं कि 12 जून को यूनाइटेड नेशंस में एक ये वोटिंग हुई, जिसमें 149 देशों ने युद्ध विराम के लिए वोट किया, और केवल 12 देश थे, जिसमें अमेरिका था, जिन्होंने युद्ध विराम के खिलाफ गजा में वोटिंग की थी। जी। भारत एक वाहिद देश था जो 19 देशों में था जिसने कोई भी वोटिंग से अलग थलग रहा। तो इससे क्या नजर आता है? आपको लग रहा है कि पहली बार भारत खुलकर इतनी इस गंभीर स्थिति में भी इजराइल के साथ खड़ा हुआ दिखता जा रहा है। तो इसमें भारत के लिए भी बहुत आसान नहीं है इस लड़ाई के बीच में अपने रुख को रखना। तो और जहां तक आप क्या बोल रहे थे कि जो ये न्यूक्लियर की जहां तक बात है, जी, मैं नहीं मानता, जैसे उन्होंने सिरोही साहब ने बोला कि ईरान की जनता और बाकी लोग भी, जो उनके जो भी आए वहां पे सत्ता है, सत्ता परिवर्तन के बाद भी न्यूक्लियर एम्बिशन उनका जारी रहेगा, ऐसा मेरा भी मानना है। जी ठीक है। मैं अनुज माथुर जी आपके पास आना चाहूंगा। अभी जिसका जिक्र मनोज कुमार जी कर रहे थे कि क्या इजराइल इस बात को जानता था या समझता था या कहीं चूक हो गई कि जो ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला होगा, वो हमला इतना भीषण हो सकता है। तेल अवीव पर हमले को लेकर उसने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन वहां हमले हुए हैं। नुकसान इजराइल का हुआ है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। देख- देखिए आशीष, मैं आपको एक बात बताऊं, जब दो देश, अभी थोड़ी देर पहले बात की, जब दो देश लड़ाई लड़ रहे हैं तो नुकसान तो होगा। ये बात उनको भी पता थी। जो युद्ध में देश गया है, आप अपने डीजीओ का आंसर देख लीजिए। जब उनसे पूछा गया था हमारे को नुकसान हुआ है क्या, तब उन्होंने कहा था दो देश लड़ रहे हैं तो नुकसान होगा, लेकिन उसको अनाउंस करना इज एडवांटेज एनिमी। तो ये नुकसान तो वो कोई वहां पर मार्बल्स खेलने नहीं आए हुए हैं ईरान वाले, उनके पास भी ताकत है। और ये बात भी मैं बताना चाहता हूं कि हम उनको हिजबुल्लाह, हमास और हुती से कंपेयर नहीं कर सकते। वो आतंकवादी संगठन है। ईरान एक देश है, उसके पास एक स्ट्रक्चर्ड आर्म्ड फोर्सेस उसके पास हैं, उनके पास नेवी है, उनके पास एयरफोर्स है, उनके पास सब कुछ है, एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं। लेकिन जो मैं बात बता रहा हूं वो ये है कि दो तीन चीजें आप सुनिए। पहली बात यह है कि जो क्वालिटेटिव कॉम्बैट ओवर मैच इजराइल है, इजराइल के जो क्वालिटी ऑफ इक्विपमेंट है इजराइल के पास, उसका जवाब मेरे हिसाब से मेरा मिलिट्री माइंड कहता है कि ईरान के पास नहीं है। आप देख लें, ईरान का जो सबसे सर्वोत्तम एयर डिफेंस सिस्टम है वो S-300 है। S-300 किसी भी F-35 को, F-16 को, F-16I को पकड़ नहीं सकता, बिल्कुल बेकार है उसके सामने। जबकि इजराइल के पास तमाम अल्ट्रा मॉडर्न, बिल्कुल उन्नत किस्म के एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, चाहे वो थार्ड हो, चाहे वो पेट्रियट हो, चाहे वो आयरन डोम हो। लेकिन फिर बता रहा हूं,
कि हर एक की लिमिटेशंस होती हैं, हदबंदियां होती हैं, उनको तोड़ के कुछ मिसाइलें निकलेंगी। आप मुझे बताएं कितनी मिसाइलें लगी हैं, कितनी मिसाइलें? आपने 200 मिसाइल अगर मारी हैं, उसमें से 15-20 लगी हैं, तो दैट इज 10%। और जो इजराइल के अटैक्स हो रहे हैं वो 90% लग रहे हैं। तो ये फर्क है, ये क्वालिटेटिव कॉम्बैट एज जो मैं बता रहा हूं आशीष, ये समझने की बात है। और जहां तक सवाल दूसरा है, देखिए मैं पूरी तरह से सिरोही साहब से एग्री करता हूं कि आर्म्ड फोर्सेस सिस्टम ड्रिवन होती हैं, और सिस्टम के अंदर आपका जो कमांड स्ट्रक्चर है उसको शिफ्ट करने वाला होता है। लेकिन जो बात समझने की वो ये होती है कि हर एक कमांडर का अपना सोच होता है। उन्होंने उन तमाम कमांडर्स को एलिमिनेट किया है कि बहुत बड़ा झटका है। आप कह लें कि वो निकल के दूसरा आ जाएगा, तीसरा चला जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे किसी देश के खिलाफ आप लड़ रहे हैं, उसके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को मार दें, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ को आप मार दें, और 2-4 सीनियर जनरल्स को मार दें, 14-15 ब्रिगेडियर एंड अबव को मार दें, आप झटका लगता है। मैं ग्राउंड पर रहा हूं, इन्फेंट्री वाला हूं मैं। आप इतना आसान नहीं होता है। तो ये मैं समझता हूं कि सिस्टम ड्रिवन है, सिस्टम विल टेक केयर। लेकिन जो विचारधारा है वो खत्म हो गई। जो विचारधारा उस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की थी वो कहीं ना कहीं सबड्यू हो गई। यही मैं कह रहा हूं कि ईरान पर जो हमले हैं वो 3 कंपार्टमेंट में हो रहे हैं। पहला कंपार्टमेंट है जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, नतान्ज में हमले, होंदाब में हमले, न्यूक्लियर हैवी वाटर रिएक्टर को डिस्ट्रॉय करना। दूसरा है जो लोग इनको इस्तेमाल में लाते हैं उनके साइंटिस्ट्स पे हमले। पहले दिन में 7-8 साइंटिस्ट खत्म कर दिए। अब जो ब्लास्ट हुए हैं गाड़ियों में, उनमें सिर्फ न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारा जा रहा है, क्योंकि उनको पता है कि वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट कौन कहां चल रहा है। तो ये दूसरी चीज। और तीसरी चीज है जो सोच है, उस सोच पे हमला है। मिलिट्री लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप अगर जाएगी तो वो सोच पे हमला है। मैं आपको गारंटी से बता सकता हूं, किसी भी आप लीडरशिप को देख लेंगे तो जो सोच एक पर्टिकुलर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की है, एग्जैक्टली द सेम सोच कैन नॉट बी देयर दूसरे आदमी के पास। सबके काम करने का तरीका भी अलग होता है। एक सेकंड और, काम करने का तरीका अलग होता है, सोच। तो उनका 3 जो मैं बता रहा था कि पहली सोच के ऊपर हमला कर रहे हैं। और ये बात आप मान लें कि अमेरिका और इजराइल मिलकर के परमाणु मुक्त ईरान का यकीन करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, पश्चिम एशिया के बाकी तमाम देश भी ईरान को परमाणु युक्त होने नहीं देंगे। उनके लिए भी परेशानी है। इराक नहीं बनने देगा ईरान को परमाणु युक्त। ये उनको आज की तारीख परिस्थिति में वो कहीं ना कहीं आप देखें कौन उनके साथ निकल करके सामने आया है। आज आप देखिए कि सऊदी अरब से, कतार से ये जो इजराइल के अटैक्स हो रहे हैं उनको गाइड किया जा रहा है। उनको वो जॉर्डन की एयर स्पेस प्रयोग में ला रहे हैं। तुर्की ने क्या कहा है अभी तक? देखिए, कोई भी खुल करके ईरान के साथ नहीं आया है कि भाई तुम लड़ो, मैं तुम्हारे पीछे हूं। जैसे कि अमेरिका ने बोला है इजराइल के लिए, फ्रांस ने बोला है हर हालत में इजराइल को बचाएंगे, इंग्लैंड ने बोला है दे मूव देयर एसेट्स। यूएसएस निमिट्स जो है वो वेस्ट पैसिफिक से चल पड़ा है वेस्ट एशिया के लिए। यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन जो कि जापान में है, उसको वार्निंग पर रख दिया है कि आप भी जाइए वहां पर। आज की तारीख में आशीष, जिस प्रकार की नेवल प्रेजेंस मेडिटेरेनियन और वेस्ट एशियन नॉर्दर्न अरेबियन सी में ब्रिटिश आर्मी, यूएस एयरफोर्स, यूएस नेवी और ब्रिटिश नेवी और उनके मित्र देशों की नेवी की है, वो अनप्रेसिडेंटेड है। चीन के पास 3 टोटल एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। अमेरिका ने 5 एयरक्राफ्ट कैरियर लगा रखे हैं ऑलरेडी मेडिटेरेनियन में और इसमें। अब क्या बात कर रहे हैं? इट्स अ मिसमैच। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और दूसरा एक और चीज आशीष, 2 महीने पहले B-2 बॉम्बर्स उन्होंने वो ला करके डिएगो गार्सिया में रख दिया। क्यों? वो वहां पिकनिक मनाने नहीं आए हैं आशीष, वो वहां पर आए हैं। ये क्लियर इंडिकेशन है ईरान को कि वो जो बंकर बस्टर बॉम्ब उनके पास है, अल्टीमेट मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, वो उनके पास छोड़ दिया जाएगा अगर आपने एक भी हमारे लोग कर दिया। और देखिए 45 इनके प्रेजेंस है, मिलिट्री प्रेजेंस इन वेस्ट एशिया अमेरिका की, और 15 इनके अड्डे हैं। 60 जगह 43,000 अमेरिकन सोल्जर्स आज की तारीख में मौजूद हैं वेस्ट एशिया में, और उनका इतना बड़ा नेवल फ्लीट मेडिटेरेनियन से लेकर के और पर्शियन गल्फ तक मौजूद है।
मैं बता रहा हूं ये बिल्कुल अलग थलग पड़े हुए हैं। चीन ने भी सिर्फ एससीओ में कह दिया, यूएनओ में कह दिया, यहां कह दिया, वहां कह दिया। चीन खुद किसी यूएनओ को नहीं सुनता। कोई आज की तारीख में यूएनओ बिल्कुल मेरे ख्याल से टोटली डिफंक्ट है। वो सिर्फ ये कह सकते हैं कि ये कर लो, वो कर लो। कहीं आज तक कोई भी चीज वो कर नहीं पाएंगे। आप समझे आशीष? तो मेरा ये मानना है कि ये कोई भी सोच रहे, कोई भी लीडरशिप रहे, आप खमेनाई को हटाएंगे, आधा ईरान डज नॉट वांट हिम। ये बात भी उनको पता आधा है। से ज्यादा ये जो ईरान, undercurrents आधा से हैं, ज्यादा हाँ, ईरान, आधी तो महिलाएं ही हैं जो चाहती है कि नहीं हो। और दो तीन बार पिछले कुछ दिनों में इनके खिलाफ आवाज उठ चुकी है, जिसको इन्होंने दबा दिया ताकत के साथ। लेकिन महिलाएं उतर के सामने आई थी। आपको पूरा किस्सा हमको मालूम है, उसमें जाने के। तो मेरा ये मानना है कि वहां की अपनी जनता उनको कहेगी कि भाई साहब छोड़ो। तो ये मेरा अब इसको समझने की आवश्यकता है। और इतना बड़ा मिलिट्री लीडरशिप का जो लॉस होता है, कितना भी सिस्टम ड्रिवन सिस्टम हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट जरूर पता पड़ेगा और आपको इनको पूरी तरह से रिकवर करने में टाइम लगेगा, रूप से लगेगा।